मेढक उभयचर प्राणी हैं जबकि हम मनुष्य स्तनधारी प्राणी हैं और हम दोनों ही विशाल एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। मेढक और हम मनुष्य अलग अलग प्रजाति हैं और एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें बहुत सारी समानताएं भी हैं? इस वीडियो में हम मनुष्यों के पाचन तंत्र की तुलना मेढकों के पाचन तंत्र से करेंगे और देखेंगे कि हम कितने समान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए कि हम और आप भोजन को अपने मुख तक कैसे पहुंचाते हैं। स्पष्ट रूप से हम अपने हाथों की मदद से भोजन करते हैं, लेकिन मेढक यह काम अपनी जीभ की मदद से करते हैं। वे अपना मुख खोलते हैं, अपनी द्विपालित जीभ को फैलाते हैं, उससे भोजन को पकड़ते हैं और फिर जीभ को वापस मुख में मोड़ लेते हैं। इस तरह वे अपना भोजन पकड़ते हैं और उसे अपने मुख तक ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद वे इस भोजन का क्या करते हैं? आपको क्या लगता है? क्या वे भी हमारी तरह भोजन को चबाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इंसान भोजन को चबाते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। फिर इसे लार में मिलाते हैं और ग्रास नली के जरिए अमाशय तक पहुंचाते हैं। लेकिन यदि हम मेढकों की बात करें तो उनके दोनों जबड़ों में भी और कभी कभी तालू पर भी दांत होते हैं और ये सभी एक ही आकार के और बहुत छोटे होते हैं। लेकिन वे अपना भोजन चबाने के लिए इन दांतों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय उनके दांत भोजन को पकड़ने और तब तक मुख पर पकड़े रहने के लिए होते हैं जब तक वे भोजन को निगल नहीं लेते हैं। मेढकों के दांतों के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये यदि नष्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनमें ये जितनी बार नष्ट होते हैं उतनी बार फिर से आ जाते हैं। इसके विपरीत हम मनुष्यों में ये हमारे जीवन काल में केवल 2 ही बार आते हैं। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि हमें अभी तक मेढक और मनुष्य में कोई समानता नहीं मिली है। भोजन के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया अलग है। हम भोजन को चबा सकते हैं लेकिन मेढक भोजन को सीधे निगल जाते हैं। तो फिर हम दोनों जीवों में समानता कहाँ है? तो जरा रुकिए, समानता इसके आगे शुरू होती है। जैसे ही भोजन ईसोफेगस यानी ग्रास नली में जाता है तो इसके आगे कुछ अंतरों और अपवादों के साथ भोजन को पचाने की प्रक्रिया दोनों जीवों में लगभग एक समान है। लेकिन आगे बढ़ने और पाचन तंत्र के विभिन्न भागों की तुलना करने से पहले चलिए हम अपने पाचन तंत्र पर एक नज़र डालते हैं जिससे हम सभी परिचित हैं। तो हमारा पाचन तंत्र हमारे मुख यानी मुख गुहा से शुरू होता है। इसके बाद इस पाइप के माध्यम से भोजन हमारे पेट यानी अमाशय तक जाता है। इस पाइप को ईसोफेगस यानी ग्रास नली कहा जाता है। इसके बाद भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाता है जहां इसका आंशिक पाचन होता है और फिर आंशिक रूप से पचा हुआ यह भोजन छोटी आंत से इस बड़ी आंत में चला जाता है जहां इसका पूरी तरह से पाचन हो जाता है और अंत में अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो यह हमारा पाचन तंत्र और उसकी सामान्य कार्य प्रणाली है। लेकिन ध्यान रखें कि यह आहार नली भोजन के शरीर में प्रवेश करने और बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने का एक मार्ग मात्र है। भोजन का वास्तविक पाचन शरीर की विभिन्न ग्रंथियों और अंगों द्वारा स्रावित विभिन्न एंजाइमों और पाचक रसों द्वारा होता है। जैसे अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, इसके साथ ही यह कई अन्य पाचक रसों का भी स्राव करता है। इसी तरह यकृत पित्त रस स्रावित करता है और यह पित्त रस इस हरी थैली में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अग्न्याशय होता है और अग्न्याशय भी विभिन्न पाचक रस स्रावित करता है। बाद में ये पाचक रस एक नली के द्वारा छोटी आंत में पहुंचा दिए जाते हैं। छोटी आंत में ही यकृत और अग्न्याशय से आने वाले पाचक रस मिलते हैं और भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। अब मुझे विश्वास है कि आप छोटी आंत की आंतरिक भित्ति के बारे में जानते होंगे जिसमें अंगुली के समान उभरी हुई अनगिनत संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को विलाई यानी दीर्घ रोम या रसांकुर कहा जाता है। ये दीर्घ रोम छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को काफ़ी अधिक बढ़ा देते हैं जिससे पचे हुए भोजन का कुशलतापूर्वक अवशोषण हो सके। तो यह मानव के पाचन तंत्र का एक बहुत ही सरलीकृत और संक्षिप्त विवरण था। अब आइए मेढकों के पाचन तंत्र को देखते हैं। तो यह अजीब सी दिखने वाली संरचना और कुछ नहीं बल्कि मेढक का पाचन तंत्र है। यह किसी भी तरह मानव के पाचन तंत्र जैसा नहीं दिख रहा है।
लेकिन हमने अभी मानव के पाचन तंत्र के बारे में जो चर्चा की वह मेढक के पाचन तंत्र के लिए भी सही है। जैसे मानव पाचन तंत्र की तरह यह भी मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा को हमने यहाँ नहीं दर्शाया है, लेकिन कल्पना कीजिए कि यह मेढक का मुख है और इस मुख से भोजन इस नली में जाता है, जो कुछ और नहीं बल्कि मेढक की ग्रास नली है। भोजन इस ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है। अब हम देख सकते हैं कि मेढक के पाचन तंत्र में ग्रास नली और आमाशय के बीच बहुत स्पष्ट अंतर नहीं है, जैसा कि हम मनुष्यों के पाचन तंत्र में होता है, लेकिन यह उभरा हुआ भाग यही मेढक का आमाशय होता है। इसके बाद इस आमाशय से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आंत में चला जाता है। यह छोटी आंत है और इस नली का पिछला भाग बड़ी आंत है, और यह भाग जो कि बड़ी आंत का अंतिम भाग है इसे रेक्टम यानी मलाशय कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र में भी इसे मलाशय ही कहा जाता है। आहार नाल की इन समानताओं के अलावा अन्य सभी ग्रंथियां और पाचक रस भी लगभग समान होते हैं। जैसे दोनों तरफ फैला हुआ यह भूरे रंग का अंग मेढक का लीवर यानी यकृत है, और यह हरी थैली पित्ताशय है। इसी तरह अग्न्याशय भी होता है, हालांकि उसे इस चित्र में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन मेढकों में भी पित्ताशय और अग्न्याशय ठीक उसी तरह से एक सामान्य पित्त नली के माध्यम से अपने पाचक रस मुक्त करते हैं जैसे वे मानव पाचन तंत्र में करते हैं, और ये पाचक रस आमाशय से आने वाले आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को और अधिक पचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र और मेढकों के पाचन तंत्र में ढेर सारी समानताएं हैं। दोनों में आहार नाल लगभग समान है, पाचक रस भी समान है, लेकिन इसके बावजूद भी मेढक उभयचर हैं और हम मनुष्य अत्यधिक उन्नत स्तनधारी प्राणी हैं। इसलिए हमारे बीच निश्चित रूप से बहुत सारे अंतर भी हैं, और पाचन तंत्र में मुख्य अंतर आहार नाल के अंत में देखने को मिलता है, क्योंकि मानव पाचन तंत्र में इस मार्ग को एनस यानी गुदा द्वार कहा जाता है, लेकिन मेढकों में यह गुदा द्वार नहीं कहलाता है, बल्कि इसे क्लोएकल एपेचर यानी आविष्कर द्वार कहा जाता है। इस प्रकार मलाशय के इस अंतिम भाग को क्लोएका यानी आविष्कर कहा जाता है, और इसमें इस मार्ग को आविष्कर द्वार कहा जाता है। क्लोएका लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ नाली या सीवर होता है, और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आविष्कर द्वार मेढकों के शरीर से निकलने वाली कई चीज़ों के लिए निकास द्वार होता है। जैसे इस द्वार से न केवल मल बाहर निकलता है जो कि मनुष्यों में गुदा द्वार के माध्यम से होता है, बल्कि इस आविष्कर द्वार से अंडों और शुक्राणुओं का निकास भी होता है, और ठोस तथा तरल अवशिष्ट पदार्थों का भी निकास होता है। यदि हम मनुष्य की बात करें, विशेषकर महिलाओं में शारीरिक संरचना की बात करें, तो उनमें मूत्र और मल को शरीर से बाहर निकालने और शिशु को जन्म देने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं, लेकिन मेढक में सब कुछ केवल एक ही मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर आता है। इसलिए इसे गुदा द्वार कहना उचित नहीं है, बल्कि यह मार्ग क्लोएकल एपेचर यानी आविष्कर द्वार कहलाता है। अब इस पीले भाग को देखिए जो मलाशय के दोनों तरफ फैला है। यह कुछ और नहीं बल्कि मूत्राशय है। यह मलाशय में खुलता है जिससे सारा मूत्र आविष्कर द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ यह भी ध्यान रखें कि जब हम मेढकों या उभयचरों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें एक लार्वा अवस्था भी होती है। शुक्र है कि हम मनुष्यों में लार्वा अवस्था नहीं होती, बल्कि हम शिशुओं के रूप में पैदा होते हैं। इसलिए जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारी आहार नाल कुछ ऐसी होती है। लेकिन मेंढक के लार्वा में, जिसे हम टेडपोल कहते हैं और जो विशेष रूप से जलीय और शाकाहारी होते हैं, इनमें आहार नाल अधिक लंबी होती है। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण यह है कि शाकाहारी जीवों के पादप आधारित आहार में सेलुलोज होता है, जो एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और कठोर कोशिका भित्ति के कारण इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसे पचाने के लिए मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों में पाचन तंत्र या आहार नाल अधिक लंबी होती है। यही बात मेढक के लार्वा चरण पर भी लागू होती है। यानी लार्वा चरण या टैडपोल चरण में मांसाहारी वयस्क मेढक की तुलना में अधिक लंबी आहार नाल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य क्या है? हम सर्वाहारी हैं, है ना?